बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं, स्केलर एंड वेक्टर्स। बट अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफली उसकी रिव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें इक्विलिब्रियम, बट इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उसके बारे में आप अपडेट हो सकें। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, पहले मैं स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम का आजकल के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप जिस घर में रहते हैं तो वो भी बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम वहाँ पे भी उसका रोल है। अगर आप किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसके अलावा अगर क्रेन पे कोई लोड उठाते हैं तो वो भी इक्विलिब्रियम की वजह से। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जहाँ पे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोड उठाने में। तो वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर, पहले मैं स्केलर और वेक्टर थोड़ा बता देता हूँ। स्केलर्स वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी अगर आप किसी को मैग्नीट्यूड ही बता दें तो वो बंदा समझ सकता है। तो स्केलर के लिए हम जस्ट मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, ये दो चीज़ें रिक्वायर होगी। तो अगर आप इसके डिफिनीशन भी करें तो डिफिनीशन कुछ यूँ होगा कि दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड्स ओनली, या विच वी कैन डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली, ये बेस्ट होगा कि वो क्वांटिटीज़ जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एक नंबर विथ प्रॉपर यूनिट के साथ। मैग्नीट्यूड होता है अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। तो ये स्केलर होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या है? एक नंबर होता है जिसके साथ कोई यूनिट भी हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, फॉर एग्जांपल 10 kg। अब 10 एक नंबर है, kg क्या है? यूनिट है। तो 10 जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसके साथ यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? 10, और यूनिट क्या है? kg। यूनिट वो क्वांटिटी, वो बेसिक जिसके साथ आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको कहते हैं यूनिट्स। या यूँ कह सकते हैं सिंपली, अगर आप हमारे लेट से 50 PKR, तो अब जो PKR है ये यूनिट है करेंसी का, पाकिस्तानी करेंसी का, और जो 50 है ये एक नंबर है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आप किराया देते हैं, तो लेट से 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो अगर वो आपको ड्राइवर बता दें कि 50 रुपीज़, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या क्वांटिटी उसने बता दी, यानी रुपीज़ के साथ आप यूनिट उसने बता दिया, 50 एक मैग्नीट्यूड बता दिया, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी यहाँ पे इसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है और आप समझ गए। अब कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको आप विदाउट डायरेक्शन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर किसी को बताते भी हो तो वो डायरेक्शन के बिना आप नहीं समझा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप बताते हो कि मेरा घर आपके स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से या बाज़ार से आपके यहाँ कोई दोस्त आ रहा है, तो उसको अगर आपने अपने घर का एड्रेस बताना हो तो उसको भी आपने डायरेक्शन बताना होगा, डायरेक्शन के बिना वो नहीं समझ सकता है। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर होता है डिस्क्राइब करने के लिए, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर आप डिफिनीशन को देख लें, वेक्टर वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें विच यू कैन डिस्क्राइब बाय, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड by magnitude
जो कि स्केलर में भी मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज प्रॉपर डायरेक्शन। So such type of quantity is called vector quantities. Those quantities which can be described by magnitude as well as proper direction. तो इस टाइप के क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी में अभी हम दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये दो चीज़ें उस क्वांटिटी के लिए ज़रूरी होती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इसके एग्जांपल्स भी बहुत हैं। इसको हम डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। डायरेक्शनल क्वांटिटी इस वजह से कहते हैं कि इसमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, अच्छा इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एक फोर्स अप्लाई करते हो, लेट से एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो एक डायरेक्शन में करोगे। अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स कर अप्लाई करते हो तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इस जितने मैग्नीट्यूड आप फोर्स अप्लाई करते हो एक मैग्नीट्यूड होगा उसका, और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। या अब अगर कोई चीज़ है और उसको आप खींचते हो अपनी तरफ, तो अगेन आपको फोर्स कर अप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन भी होगा और साथ में मैग्नीट्यूड। तो सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, तो उस टाइप की क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। जाहिर बात है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको सिंबॉलिकली हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरह से डिफाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिंबॉलिकली बाय सिंबल्स, और या जो सेकंड वन है वो ग्राफिकली भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिंबॉलिकली कैसे होते हैं और ग्राफिकली कैसे होते हैं। सिंबॉलिकली हम जस्ट सिंबल यूज करते हैं, सिंबल के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंबल कैसे होगी कि लेट से अल्फ़ाबेट जो है ए बी सी एंड एक्स वाई जी, कोई भी अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आपने अल्फ़ाबेट लिखने हैं तो या तो ये बोल्ड फेस होगा। द बोल्ड फेस मीन कि आप थोड़ा इसको बोल्ड करें, यानी इसका जो मोटाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर ऐसे नहीं है, अब कैपिटल हो या स्मॉल हो, इट डजंट मैटर। और या इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बोल्ड ना हो बेशक, ए पे एरो, एरो बी पे एंड सी के ऊपर अगर एरो है तो इट्स मीन कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं बट उसके ऊपर आप एक एरो लगाते हैं, उस एरो का मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने ये एरो नहीं लगाया और आपने वी लिख लिया तो इट्स मीन स्पीड। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वी जो है वेलोसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखें सिर्फ इस एरो की वजह से मीनिंग में कितना डिफरेंस हो गया, स्पीड और वेलोसिटी। अगर आपने एरो लगा लिया इट्स मीन वेलोसिटी, अगर एरो नहीं लगाया तो इट्स मीन स्पीड। और अगर आप कहीं पे लिखते भी हैं और किसी वेक्टर क्वांटिटी पे आपने एरो नहीं लगाया तो आपका जो भी अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग ही डिफरेंट हो जाती है। अच्छा अगर वेक्टर है तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ये दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अब मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी अल्फ़ाबेट से, इसके ऊपर एरो लगाएंगे और इसको ये सिंबल लगाएंगे। इस सिंबल को कहते हैं मॉडुलस भी कहते हैं और एब्सोल्यूट भी कहते हैं। तो ये सिंबल लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और दूसरा जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेक्टर में तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम करते हैं, लेट्स यही ए है तो इसके ऊपर एक केप लगाते हैं, इसको कहते हैं केप। अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो बोलोगे ए केप। और अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो गए। तो अब अगर हम कंप्लीट एक वेक्टर लिखते हैं तो वो वेक्टर कैसे होगा? लेट्स से ये ए वेक्टर है, एरो हो गया इट्स मीन वेक्टर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम ए के ऊपर एरो होगा और साथ में मॉडुलस, और डायरेक्शन के लिए क्या होगा? ए कैप होना चाहिए। ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अच्छा, अब ये तो सिंबॉलिकली था। अब ग्राफिकली अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे? ग्राफिकली एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। और इस ये जो एरो हम ड्रा करते हैं ये एक प्रॉपर स्केल के हिसाब से ड्रा करेंगे। और इस एरो का जो लेंथ है, लेट से 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, वट एवर है, ये लेंथ जो है ये हमें लेंथ ऑफ द एरो, ये हमें क्या बताएगा? ये शो करेगा मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द एरो मैग्नीट्यूड शो करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के। और जो एरो हेड है ये जो एरो हेड है ये शो करता है डायरेक्शन। अच्छा, तो अब इससे हमें मैग्नीट्यूड का पता कैसे चलेगा? लेंथ ऑफ द एरो से, और डायरेक्शन हेड ऑफ द एरो से। अगर वो लेट से आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जियोग्राफिकल सिस्टम है तो यहाँ पे अगर टुवर्ड ईस्ट हो डायरेक्शन एरो हेड हो तो इट्स मीन के ईस्ट की तरफ है। अगर वो साउथ की तरफ हेड हो तो इट्स मीन के साउथ की तरफ डायरेक्शन है। या अगर इसके अलावा भी आप ड्रा कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अच्छा, लेट से एक स्टूडेंट है वो किसी शॉप से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, या सिंपल मार्केट में उसने डिस्टेंस किया फ्रॉम पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, ये, और ये है लेट से 100 मीटर। तो अगर आपने इसको वेक्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे कि यहाँ से एक एरो ड्रा करेंगे ओ से लेकर ए तक। तो वो एरो शो करेगा कि फ्रॉम दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड फाइनल पॉइंट तक ये, और एरो हमें डायरेक्शन बताएगा, और ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड बताएगा कि ये 100 मीटर है। अब 100 मीटर तो कोई लेंथ नहीं ड्रा कर सकता ना, आपके पास इतना पेज होगा। तो हम क्या करते हैं फिर के, लेट से फॉर एग्जांपल 10 मीटर इज इक्वल टू, अगर 10 सेंटीमीटर लेंथ हो, सॉरी मीटर को सही है, आप यूँ करें कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर कितने हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लें। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फिर आपके पास 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट करेगा 100 मीटर। या अगर न्यूटन में हो या कोई और यूनिट हो उसके साथ तो वो आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। और स्टार्टिंग पॉइंट को इसको यूजुअली ओरिजिन कहते हैं, और जो फाइनल पॉइंट है उसको कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। ये वाला जो हेड ऑफ द वेक्टर है ये फाइनल पॉइंट हो गया।
अच्छा, इस वेक्टर्स को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? इस वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे एक और तरह से, दैट इज कि अगर आप के पास एरो, यानी आप एरो से करते तो हैं, बट ये तो हम तब करते हैं जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं। लेट से हम एक और सिस्टम जिसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। या इसको आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप 9th क्लास मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं 9 10 में। बट अक्सर स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं होता, इवन कि मास्टर लेवल को भी नहीं क्लियर होता कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं इसको, या क्यों होते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों होता है। ये सिंपल है। जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर को नॉर्थ साउथ के बीच अलावा, तो एक और कंसेप्ट भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, लेट से हम यूँ कहते हैं, आप हैं डाउन है, राइट है, लेफ्ट है, ये भी हम कह सकते हैं। तो लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं आपस में। बाय परपेंडिकुलर वी मीन कि एंगल जो है इनके दरमियान वो 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, लेट से इसको हम एक्स नाम देते हैं, और ये नेगेटिव एक्सिस यानी एक्स प्राइम, ये वाई, और ये नेगेटिव वाई प्राइम। तो जब दो परपेंडिकुलर लाइन म्यूचुअली इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं कि अगर आप इसकी डिफिनीशन करें कि टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे सिस्टम की बात हम नहीं कर रहे, जस्ट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम हुआ, ये एक्सिस एज वेल एज देयर ओरिजिन, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आप इसको कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये टू लाइन्स हो आपके पास, ये तो जस्ट टू डायमेंशनल के लिए होता है। और अगर इनके थ्री डायमेंशनल हो तो फिर आपके पास एक और एक्सिस भी ऐड हो जाएगा जिसको हम जी कहते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे मोर देन भी देट भी हो सकते हैं। अच्छा, एक ये जो लाइन है इसको अमूमन हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पॉजिटिव एक्सिस कंसीडर किया जाता है, और लेफ्ट साइड पे जो होता है नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब अगर एक पॉइंट है, एक वेक्टर है, वो कहीं पे लेट से एक्स वाई प्लेन में है। अब हमें तो नहीं पता कि कहाँ पे है, तो सबसे पहले तो हमें लेट से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस नेगेटिव को लेट जोड़े। अब इधर एक पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी पे, ये एक वेक्टर है लेट से, इसको आपने फाइंड करना हो। तो इसका मतलब है कि ये जो लेट से ए यूनिट जो है ये अलोंग एक्सिस मूव कर चुके हैं, और इसको मैं एक और नाम देता हूँ क्योंकि पहले ऐसे भी मूव कर चुके हैं, और बी यूनिट जो है ये अलोंग वाई एक्सिस मूव कर चुका है, ये पॉइंट पी जो है पी एक्स वाई। तो टू डायमेंशनल के लिए ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह कोई भी पॉइंट हो, इधर जो एक एंगल बनेगा, और या यहाँ से भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। अब इसके लिए अगर आपने इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट पी है हमारे पास, ये ए यूनिट अलोंग एक्सिस है और बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि ये बी वाला जो डायरेक्शन है ये वाई की तरफ है, अप डायरेक्शन है। अब अगर आपके पास थ्री डायमेंशनल हो जाए तो फिर एक और एक्सिस ऐड हो जाता है जिसको मैंने पहले बता दिया कि जी एक्सिस हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ केसेस में क्या होगा कि
लेट से यूँ हो जाता है, ये x, ये y, ये z, ये तीनों लाइनें जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। अब z का अगर दूसरा एक्सिस देखें तो वो ये होगा, और अगर x का देखें तो वो ये हो जाएगा, और अगर y का देखें तो ये हो जाएगा, यानी इसके नेगेटिव एक्सिस जो है। तो ये पूरा एक थ्री डायमेंशनल सिस्टम बन गया। यहाँ पे ये कौन सा केस है, थ्री डायमेंशनल है। लेट से एक क्यूब है आपके पास, या सिंपल डाइस जो है, इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अब ये हम इस ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक्सेस है ये वाला, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जो हो गया ये कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है जी। अब अगर आप इसका डिफाइन करते हैं, कोई पॉइंट हो यहाँ पे लेट से, जो कि मैंने ये वाला ड्रा किया है, तो कहीं भी अगर एक वेक्टर है लेट से यहाँ पे है पॉइंट पी, तो इसको आपने फाइंड करना हो, फिर आपके पास ज़रूरी है कि आप जो एंगल बनेगा, लेट एक्स के लिए अमूमन हम अल्फा एंगल लेते हैं, और वाई के लिए जो है बीटा लेते हैं, और दूसरे के लिए क्या नाम है, जी के लिए गेमा लेते हैं। तो फिर आपको ये तीनों एंगल मालूम होने चाहिए अगर आप इस पॉइंट पी को मालूम फाइंड आउट करते हैं। और टू डायमेंशनल केस में तो आपको या अल्फा या बीटा कोई भी हो, लेकिन थ्री डायमेंशनल में ये तीनों ज़रूरी हैं कि अल्फा बीटा गेमा तीनों आपके पास ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें एक्सप्लेन करेंगे एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे होगा। तो ये पूरा चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वन बाय वन हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने ही फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करें कि जितने भी वीडियोस हैं, आजकल कोरोना की वजह से स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, अक्सर इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कहीं से फ़ायदा मिल जाए। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।